गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा, मैं लास्ट टॉपिक की बात कर रहे थे। जो लास्ट टॉपिक था हमारा वो था एटॉमिक रेडियाई के बारे में, और मैं आपको बताने वाला था कि हम एटॉमिक रेडियाई के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। तो हम उसी शुरुआत करते हैं। जो एटॉमिक रेडियाई है उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कुछ चीज़ें। आज हम एटॉमिक रेडियाई की एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि जैसे कोवेलेंट रेडियाई की मैं बात कर रहा था, तो कोवेलेंट रेडियाई 3 पॉइंट्स पर और डिपेंड करती है। वो कौन कौन से पॉइंट्स? जब हम कोवेलेंट रेडियाई की बात करें तो कोवेलेंट रेडियाई की बात करते हैं तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द कोवेलेंट रेडियाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कोवेलेंट रेडियाई। तो हम जब फैक्टर्स की बात करते हैं जो कोवेलेंट रेडियाई को अफेक्ट डालेंगे, एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा फैक्टर होता है मल्टीपल बॉन्ड, और एक और आप यूज कर सकते स्टेरिक हिंड्रेंस, लेकिन इसका इतना रोल नहीं रहता। तो बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। एक्चुअली होता क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, जैसे आपने एक एग्जांपल लिया एच, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस जो है वो 2.1 से ज्यादा, मतलब कि ऐसा हो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ रहा हो, जैसे कि 2.1 भी कह सकते हो आप, या बहुत होता 2.1 होता ही नहीं, बहुत कम केस में होता है 2.1। लेकिन अगर आप जैसे एचएफ वगैरह दे रखा है आपको, तो जिनके बीच में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, कैसे पता चलेगा भाई हमें यहाँ पर अलग रूल फॉलो करना है? तो ये आपको पता चलेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भाई, जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कैसे पता चलेगा? तो मैं ज्यादातर आपको कह रहा हूँ कि ऐसा जो रूल है वो हेलोजेंस के केस में ज्यादा अप्लाई होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जहां पर आपको दे रखी। अब आपसे कहा जाए एचएफ में हाइड्रोजन और फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, हाइड्रोजन और फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ कैसे निकालेंगे? ऐसे जैसे HF हुआ, HCl हुआ, HBr हुआ, HI हुआ, इनके केस हम बॉन्ड लेंथ कैसे निकालते हैं? इनमें हेलोजेंस आ रहा है, जो मैंने अभी थोड़े दिन पहले आपको एग्जांपल बताया था, यानी कि जो एग्जांपल हमने एक्चुअल में करा था सैटरडे की क्लास में, आपने किया होगा। सैटरडे की क्लास में हमने क्या पढ़ा था जनरली, कि आपने देखा था कि क्लोरीन का मैंने एग्जांपल लिया था, लेकिन यहाँ पर जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ जैसे HCl ले लिया, HF ले लिया, या HBr ले लिया, HI ले लिया। तो इनकी बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करते हैं, तो ऐसे कंपाउंड की जो बॉन्ड लेंथ है, पहले तो क्या था जो हमने एग्जांपल लिया था वो लेते होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जिसमें दोनों ही एटम्स सेम हो। अब यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल की, जिसमें एक एटम अलग है, दूसरा एटम क्या है, अलग। तो हम यहाँ पर क्या निकालना चाहते हैं? बॉन्ड लेंथ निकालना चाहते हैं। तो बॉन्ड लेंथ किस तरह से निकालेंगे? तो यहाँ पे निकालेंगे आप रेडियस, लेंगे हाइड्रोजन एटम, फिर क्या आएगा रेडियस ऑफ फ्लोरीन, माइनस क्या आएगा 9 काई ए माइनस काई बी। ये काई क्या, आर एच क्या है, या आप इसे ऐसे मान लो ए, और इसे क्या मान लिया आपने बी। तो ए क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ एटम ए। कोई भी आपने एग्जांपल ले लिया, जैसे कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल लिया जिसका एक एटम ए और एक क्या है बी, दूसरा क्या ले लिया रेडियस ऑफ एटम बी। काई ए क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए, और काई बी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी। ठीक है। एक चीज और है कि जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इस इक्वेशन की हेल्प से आप बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं।
तो ये इक्वेशन कौन सी से कहते हैं? स्टीवनसन इक्वेशन। इक्वेशन की हेल्प से आप बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। एक्चुअली जब यहां से क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में एक चीज आपको याद रखनी है, आर ए दे रखा आर बी, तो आपको रेडियस ऑफ ए और रेडियस ऑफ बी नहीं मिलेगी। वहां पे क्या मिलेगा आपको? वहां पे दे रखा होगा जैसे कि बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बॉन्ड, ठीक है ना, या आपको क्या दे रखा होगा? बॉन्ड लेंथ ऑफ बीबी बॉन्ड। तो आपको इस तरह से बॉन्ड लेंथ दी हुई होगी, बॉन्ड लेंथ ए बॉन्ड की दे रखी होगी, बॉन्ड लेंथ बीबी बॉन्ड की दे रखी होगी, लेकिन वहां पर कहीं पर भी आपको इस तरह से नहीं दे रखा। हो सकता है रेडियस भी दे दे, लेकिन ज्यादातर चांस क्या होते हैं कि बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बॉन्ड और बॉन्ड लेंथ ऑफ बीबी बॉन्ड। अब आप क्या करेंगे? बहुत से ही सोच करके इसे डायरेक्ट पुट कर देंगे, इसमें तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत। आपको बॉन्ड लेंथ से पहले क्या निकालनी है? रेडियस निकालनी है। रेडियस कैसे निकालेंगे आप? रेडियस निकाल सकते हैं, जो रेडियस होगी ए की, क्या लिखेंगे आप? बॉन्ड लेंथ अपॉन में 2, या रेडियस होगी जो बी की, वो क्या होगी? बॉन्ड लेंथ अपॉन में। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं? जैसे आपको ये चीज गिवन थी, बॉन्ड लेंथ दे रखी थी आपको ए की, बॉन्ड लेंथ दे रखी थी आपकी बीबी की, तो आपको अगर रेडियस निकालनी है तो इन दोनों को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको गिवन रहेगी। तो ये फॉर्मूला है, और जो बॉन्ड लेंथ आएगी वो किस में आएगी? पिकोमीटर। पिकोमीटर मैंने आपको पहले बता दिया था। पिकोमीटर एक्चुअली होता क्या है? यूनिट होती है लेंथ की, जिसका मतलब क्या होता है? एक जो मीटर होता है, या आप ये कह सकते हो एक पिकोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। वो मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। तो आपको मैं फिर बता देता हूँ कि अगर क्वेश्चन आता है इस तरह की इक्वेशन से और आपसे बॉन्ड लेंथ निकालने के लिए कहा जाता है, तो वहां पर एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। वहां पर एक पॉइंट याद रखना है, बॉन्ड लेंथ को से डिवाइड कर देना, आपको 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि ज्यादातर केस में आपको बॉन्ड लेंथ ही मिलेगी। और बॉन्ड लेंथ नहीं दे रखी, डायरेक्ट रेडियस दे रखी है तो बहुत ही अच्छा, फिर तो आप डायरेक्ट पुट कर देंगे। और बॉन्ड लेंथ दे रखी है तो उसे 2 से डिवाइड करके आप रेडियस पहले निकालेंगे। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब आपको इस तरह का कोई मॉलिक्यूल दे रखा और उसकी क्या पूछी जाए? बॉन्ड लेंथ देखी जाए, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? ज्यादा है, यानी कि हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। दूसरे पॉइंट पर अगर हम आते हैं, दूसरा पॉइंट दे रखा आपको मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं, सीधी सी बात है, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दे रखा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दे रखा है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है, तो एक चीज आप याद रखनी चाहिए कि जितनी ज्यादा मल्टीप्लिसिटी बढ़ती चली जाएगी, यानी इसका मतलब क्या है? जितनी ज्यादा यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। अगर कहीं पर क्या दे रखा? डबल बॉन्ड दे रखा तो बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी? कम रहेगी। ट्रिपल बॉन्ड दे रखा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? और भी कम होगी। यानी कि जैसे जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज होते चले जाएंगी, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होती चली जाएगी? डिक्रीज होती चली जाएगी। तो याद रखना कि जैसे जैसे मल्टीपल बॉन्ड इंक्रीज होंगे वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होती है? डिक्रीज होती है। तीसरा पॉइंट क्या है? स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस। स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है? क्राउडिंग। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आपको सीसीएल के बीच में बॉन्ड लेंथ निकालनी, तो सीसीएल के केस में जो बॉन्ड लेंथ है, ऐसा हो सकता है कि क्राउडिंग की वजह से क्लोरीन ले लिया, एक आपने ले लिया CCl4, ध्यान समझना, एक तो आपने अकेले CCl बॉन्ड, CCl यानी कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ निकाली, और एक आपने निकालने की कोशिश की CCl4 के अंदर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ को निकालने की कोशिश आपने की, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ निकालने की कोशिश की। एक तो सिंगल CCl बॉन्ड, और एक आपने CCl4 के अंदर कार्बन और Cl की बॉन्ड लेंथ निकालने की कोशिश की। तो आपने एक चीज देखी, जो कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड है, कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड है इस वाले केस CCl4 के केस में ज्यादा बड़ा आएगा कंपेयर टू CCl बॉन्ड, यानी कि जो सिंगल CCl बॉन्ड है जो अकेला था, जो किसी से जुड़ा नहीं था, उसकी बॉन्ड लेंथ कम मिलेगी, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड आपस में जो इलेक्ट्रॉन से, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं? रिपल्शन करते हैं, और ये कार्बन से दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि रिपल्शन क्या हो? कम हो, और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? इंक्रीज।
तो मैंने हर एक पॉइंट आपको बता दिया कि कोवेलेंट रेडियाई किस केस में बढ़ सकती है, किस कौन सा ऐसा केस है जो कोवेलेंट रेडियाई को फैक्टर को इफेक्ट डालता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, वो है आयनिक रेडियस। जब हम आयनिक रेडियाई की बात करते हैं, आयनिक रेडियाई डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द center of nucleus to the outermost cell where influence of electrons are present। यानी कि ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेकर के उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्टेंस होता है, या उस आउटरमोस्ट सेल का डिस्टेंस होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। ठीक है, अब जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एन आयन। अब आयन क्या होता है तो आपको पता ही है, जब एटम कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, जैसे कि एटम है, एटम ने अगर क्या किया है, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, यानी कि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो क्या बनेगा? कैटायन। अगर एटम है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता, ऐड हो जाता, तो क्या बनेगा? एनआई। तो एक चीज आपको याद रखनी कि अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या बनेगा? कैटायन। अगर एटम के अंदर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो क्या बनेगा? एनआई। ठीक है, ये याद रखना है। कैटायन कब बनता है? कैटायन होता क्या है? जैसे कि Na है, Na में से एक इलेक्ट्रॉन निकला, क्या बना देगा वो? Na पॉजिटिव। तो कैटायन कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। एनायन की अगर हम बात करते हैं, Cl है, Cl नेगेटिव में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? एनायन। एनायन कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। तो बात करते हैं हम एक एग्जांपल लेकर के, मैं आपके सामने कुछ चीजें बताने की कोशिश करूंगा। उस चीज को बताने से पहले मैं दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड, मतलब दो फैक्टर्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एक का मतलब होता है न्यूक्लियर चार्ज और एक का मतलब होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। ये दोनों चीजें हमें कुछ बताने की कोशिश करेंगे, किसके बारे में? कि किसी भी एटम की रेडियाई या किसी भी आयन की रेडियाई किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज होती है विद इन दी पीरियड या विद इन दी ग्रुप। तो उसी की चीज के बारे में आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा। तो पहले मैंने एक पॉइंट आपको लिख ही रखा था, इस चीज को आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले बात कर लेते हैं हम न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। ये क्या है? एटम दे रखा, एटम में ये क्या दिया हुआ? न्यूक्लियस दिया हुआ। न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज किस वजह से आया? इसमें क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन। और ये चीजें तो मैं आपको बता ही रहा हूं, लेकिन ये चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी होंगी। प्रोटॉन और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। या तो आप ये कह लीजिए जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उसे क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज होगा उसे क्या कहेंगे? हम न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे। तो एक पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि या तो आप ये मान लीजिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, या आप कह सकते हैं अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन
न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो जो ये अट्रैक्टिव फोर्स है, कोई मुझे आप बता सकते हैं कि अगर अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज इस पे कैसे चार्ज नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके ज्यादा पास आ गया तो उतना ही इसका साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज। यानी कि अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, अगर आप न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उतना ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास जाएगा और जितना पास जाएगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के उतना ही रेडियस क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, एक टर्म आपको बार बार देखने के लिए मिलेगी, वो मैं आपको बता देता हूं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की हम बात मैं आपको बताऊंगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअल में है क्या। वो आप तभी पता लगा पाएंगे जब आपको पता होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट के बारे में। तो मैं बता रहा था आपको इसमें कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। जब हम स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट की बात करते हैं तो कुछ पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं। एक एटम दे रखा है, उसके सराउंडिंग बहुत सारे क्या होते हैं? सेल्स होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते? रिवॉल्व करते रहते। इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ क्या करेगा? रिपल्शन करेगा। इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ रिपल्शन करेगा। तो इसे क्या कहेंगे आप? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एक तरह से रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डिफरेंट शेल। जो रिपल्सिव फोर्स होता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिफरेंट सेल के, उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहेंगे शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये रिपल्सिव फोर्स किस तरह से हेल्प करता है हमारे? अब अगर इन दोनों में रिपल्सिव मतलब कि डिफरेंट सेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स उसके बीच में रिपल्शन होगा तो ये दूसरे से एक दूसरे दूर भागेंगे। तो इसका जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेकर के वैलेंस सेल का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट आप इंक्रीज करते हैं, अगर शील्डिंग इफेक्ट आपने क्या किया है? बढ़ाया है, तो साइज ऑफ एटम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप शील्डिंग इफेक्ट को बढ़ाते हैं तो साइज ऑफ एटम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डिफरेंट शेल, जब रिपल्शन होगा उसके बीच में तो रिपल्शन की वजह से क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन इसके साथ रिपल्शन करेगा, तो एटम का साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर एटम का साइज इंक्रीज हुआ है तो किस वजह से इंक्रीज हो रहा है? शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। न्यूक्लियर चार्ज की वजह से डिक्रीज होता है, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है? इंक्रीज। अभी मैं आपको बता रहा था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? जब हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं तो वो होता है न्यूक्लियर चार्ज
माइनस शील्डिंग। अगर आप शील्डिंग इफेक्ट में से अगर आप न्यूक्लियर चार्ज में से शील्डिंग इफेक्ट को माइनस कर देते तो हमारे पास क्या आ जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ जाएगा। तो ये पॉइंट आप समझ में आ गया होगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअल में होता क्या है। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज में से अगर आप शील्डिंग इफेक्ट को माइनस कर देते हैं तो उसे क्या कहेंगे आप, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे। ठीक है, इसे निकालने का एक फॉर्मूला होता है या एक रूल होता है, उसे कहते हैं स्लैटरस रूल। तो स्लैटरस रूल अभी आप डिटेल में पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। तो स्लैटरस रूल अगर हम बात करें सीबीएसई तक नहीं आता और ना ही उससे क्वेश्चन कोई मेंस में आते हैं, ना ही किस में आते हैं, नीट में आते हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो उसे करवा सकता हूँ स्लैटरस रूल को, तो उससे आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकल पाएंगे। उसे थोड़ा सा समझने में हेल्प मिल जाती है कि किसका साइज बड़ा रहेगा, किसका साइज क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। तो आपको पता चले क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डिफरेंट शेल्स। और अगर हम बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है। सॉरी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग इफेक्ट। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो वो मैंने आपको सभी चीजें पॉइंट क्लियर कर दिए हैं, तो आप देख लीजिए इसे। फिर अब बात आती है जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं आपको, जो मेन पॉइंट है इसका, मेन पॉइंट क्या है, पेरेंट एटम। पेरेंट एटम में से अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बन जाएगा, कैटायन। अगर आपने उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, एनायन। अब ये पेरेंट एटम क्या है, मान चलो एक दे रखा आपको क्लोरीन। क्लोरीन में से आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या बना देगा, Cl नेगेटिव। और क्लोरीन में से अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बना देगा, Cl पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव Cl क्या है जिससे आपका कैटायन बना है, उस एटम को क्या कहेंगे आप, पेरेंट एटम कहेंगे। तो उससे क्या बना, कैटायन बना है। अगर उसमें उससे इसे क्या बना, एनायन बना है। तो हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं कि पेरेंट एटम के कंपेयर में कैटायन का साइज स्मॉलर होता है, ग्रेटर होता है, एनायन का साइज स्मॉलर या ग्रेटर होता है। तो इस चीज के बारे में डिस्कस करूंगा अभी। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम कैटायन। तो कैटायन की अगर मैं बात करता हूं, एक चीज के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपने लिया एक सोडियम और एक ले लिया Na पॉजिटिव, ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो हमें बताने की कोशिश करेंगे कि भाई कैटायन का साइज स्मॉल होता है या लार्ज होता है पेरेंट एटम के कंपेयर में, यानी कि Na के कंपेयर में Na पॉजिटिव साइज स्मॉल है, ग्रेटर। समझिए, Na के पास 10 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 ही क्या है, प्रोटॉन। अब इतना तो आपको पता ही होगा कि सोडियम का एटॉम नंबर कितना होता है, 11। और 11 जितने एटॉम नंबर होता है उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उतने क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। ये पॉइंट भी आपको पता ही होगा। सोडियम का एटॉम नंबर कितना, 11, जितने इलेक्ट्रॉन उतने क्या होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं। तो अगर मैं इस चीज को ढंग से डिस्कस करूं आपके सामने, तो एक चीज आप पॉइंट आ रही है, 11 इलेक्ट्रॉन, 11 क्या है, इसके पास प्रोटॉन है। लेकिन Na पॉजिटिव की बात करता हूं तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन, 11 क्या है, प्रोटॉन। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन है और 11 क्या है, प्रोटॉन। अब ये चीज आप समझने की कोशिश करो। ये दे रखा आपको न्यूक्लियस, इसके सराउंडिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये न्यूक्लियस दे रखा है, उसके सराउंडिंग में क्या दे रखा है आपको, इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। एक बात आप समझना कि 11 प्रोटॉन, प्रोटॉन किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और यहां पर क्या मान लिया, 11 इलेक्ट्रॉन मान लिया। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो क्या 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर पाएंगे? थोड़ा सा ध्यान समझना है पॉइंट मैंने क्या कहा है। क्या 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को उतनी स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर पाएंगे जितने स्ट्रांगली
11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को कर रहे हैं। आपके एक बात समझ में आ रही है, यहाँ पे 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, तो ये इतने स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ये प्रोटॉन्स इस इलेक्ट्रॉन को उतने स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे जितने 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। जब 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अपने पास ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे कंपेयर टू किसके, 11 प्रोटॉन इतनी जल्दी 11 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे जितने 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को कर सकते हैं। जब 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइज क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। या आप ये कह लीजिए कि इसमें न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ज्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ज्यादा। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा है, तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसमें पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है, कैटायन की हम बात कर रहे थे, कैटायन इज स्मॉलर कंपेयर टू पेरेंट एटम। जब आपने एक एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो उसका साइज क्या हो गया, स्मॉल हो गया। किस वजह से? पहला पॉइंट क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो वो आपको मैंने बता ही दिया कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर पाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है फिर इसमें, दूसरा पॉइंट ये है शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। भाई सीरीज बात है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने आपस में रिपल्शन करेंगे, उतना शील्डिंग इफेक्ट क्या रहेगा, ज्यादा। लेकिन यहाँ तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं ना, तो शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो कैटायन साइज क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। तीसरा क्या कह सकते हो, सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, 281। कितनी सेल्स हैं, 3। एक क्या ले लिया आपने, 28। भाई ये Na है और ये क्या है, Na पॉजिटिव। इसका साइज क्या रहेगा यहां तक, क्योंकि मैंने बताया था ना सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस। तो किसका साइज ज्यादा बड़ा है, इसका साइज ज्यादा बड़ा रहेगा, इसका साइज क्या रहेगा, छोटा रहेगा, Na पॉजिटिव। किस वजह से छोटा रहेगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सेल्स क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो आप क्या ले सकते हैं, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, डिक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। तो नंबर ऑफ, पहला क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होगा, और डिक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। तो ये तीनों पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं कि इसमें सेल्स क्या होती है, डिक्रीज होती हैं, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, डिक्रीज होता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। इस वजह से कैटायन का साइज क्या होता है, स्मॉल। एनायन का साइज क्या होता है, size of anion is greater than parent atom। भाई एनायन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं, सीधी सी बात है। शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। नंबर ऑफ सेल्स क्या हो सकती है, इंक्रीज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है, अगर आपसे ये कहा जाए
Cl पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, इनकी साइज का ऑर्डर बताओ। तो Cl नेगेटिव का साइज ज्यादा, फिर किसका होगा? Cl का। फिर कितना होगा? Cl पॉजिटिव। अब ये भी है, मोर द पॉजिटिव चार्ज, मोर स्मॉलर साइज ऑफ द एटम। हिसाब से कहा जाए Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, किसका साइज स्मॉलर रहेगा? Fe3 पॉजिटिव। जितना पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा उतना ही स्मॉलर साइज होता चला जाएगा एटम और आयन का। और दूसरा क्या है? मोर द नेगेटिव चार्ज, मोर लार्ज साइज ऑफ द एटम और आयन। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज ज्यादा रहेगा उतना ही एटम और आयन का साइज बड़ा होता चला जाएगा। जैसे कि आपसे कहा जाए N3 नेगेटिव, N2 नेगेटिव और N नेगेटिव और N, तो साइज इस ऑर्डर में बढ़ेगा। N3 नेगेटिव, N2 नेगेटिव, N नेगेटिव हुआ, तो आपको साइज का ऑर्डर पता चलेगा। Order of size in case of isoelectronic species। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में साइज का ऑर्डर क्या है? तो अगर हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में साइज का ऑर्डर की बात करते हैं, N3 नेगेटिव, O नेगेटिव, F नेगेटिव, N ये Al3 पॉजिटिव, और ये आपने Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब क्या होता है? दोज स्पीसीज which have same electrons, जिन स्पीसीज के पास सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, नीट में भी आ चुका है, मेंस में भी आता है और एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि इनकी साइज का ऑर्डर बताइए। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कैसे पहचानोगे? आप देखो, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? नाइट्रोजन का 7, 3 ऐड करते कितना हो जाएगा? 10। 3 क्यों ऐड कर दिया? तो कितने इलेक्ट्रॉन उसने लिए? नेगेटिव। ऑक्सीजन कितना होता है? एटॉमिक नंबर 8 और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते कितना हो जाएगा? 10। फ्लोरीन कितना होता है? 9 और 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते कितना हो जाएगा? 10। और NaO कितना होता है? 10। एल्युमिनियम कितना होता है? 13 एटॉमिक नंबर होता है, 3 रिमूव कर दिए तो कितना हो जाएगा? 10। तो सभी क्या है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं और इनके साइज का ऑर्डर हम किस तरह से निकालेंगे? तो इसके साइज का ऑर्डर अगर हम बात करते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा N3 नेगेटिव का साइज सबसे ज्यादा रहेगा, फिर किसका रहेगा? O2 नेगेटिव, फिर किसका रहेगा? F नेगेटिव, नियॉन पे कोई चार्ज नहीं है, फिर साइज किसका रहेगा? Na पॉजिटिव। फिर मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ही साइज घटता चला जाएगा, लेकिन ये आएगा तभी जब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आपको दे रखी हो। इस तरह से इसका ऑर्डर आएगा। यानी कि इन केस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ही साइज क्या होता चला जाएगा? डिक्रीज होता चलेगा, और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ही साइज इंक्रीज होता चला जाएगा। तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान देना है कि किस तरह से साइज इंक्रीज होगा, किस तरह से साइज डिक्रीज होगा। अगले हम वेरिएशन देखेंगे, हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन आते हैं साइज से। 13th और 14th ग्रुप के बारे में थोड़ी सी अलग चीज़ हम पढ़ेंगे और फिर एटॉमिक रेडियस कंप्लीट हो जाएगा और शायद कल आयोनेशन एनर्जी भी स्टार्ट हो जाए। तो इन पॉइंट्स पर आपको ध्यान देना है।